మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ओके गाइज, माई सेल्फ विपिन कुमार दुबे। मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड पढ़ाऊँगा, जो डिप्लोमा थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। ये मेरा एक डेमो के लिए आपका लेक्चर होगा। आपको अगर पसंद आएगा तो पूरा सब्जेक्ट आप बहुत ही छोटे, बहुत ही कम अमाउंट में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डेमो के लिए आप देखिए कि आपको मेरी बातें कहाँ तक समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखिए, पढ़ाने के लिए तो मैं 8 साल से पढ़ाता हूँ महामानव गौतम बुद्धा पॉलिटेक्निक में। प्रेजेंट टाइम में मैं लेक्चरर हूँ। मैं 2012 से ही टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, और आप देखिए, मुझे सारी चीज़ें मालूम है कि कौन सी बातें हमको कहाँ बतानी हैं और कैसे एक्सप्रेस करनी है। बच्चों को कहाँ से प्रॉब्लम आती है, हम हर तरीके का एनालिसिस कर चुके हैं। और आप हमारे बातों को समझिए और जानने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए, मशीन कहने के लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट, केवल कहना आसान है, लेकिन ये जब इसके गहराई में आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपको लगेगा। और ये सब्जेक्ट जब आप समझ लेंगे तो हम गारंटी के साथ एकदम लिखित में देता हूँ आपको कि पढ़ाना फिर से नहीं पड़ेगा। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप कमेंट में, आप जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF आपको मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं। आपको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा। बशर्ते हमारे लेक्चर को देखिए, आपके दिमाग में नोट छप जाएंगे। इस बात की मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का, वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इससे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन का मेरा जो बेसिक वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेसिक वीडियो देख लेंगे तो आपको हर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं भी देखे हैं तो भी यहाँ से क्लियर करिए, यहाँ से देखिए, आपको सारी चीज़ें हम यहाँ भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका चैप्टर है क्या? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RMF कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो बच्चों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसको आप ज़रा देख लीजिए एक लाइन में। इसमें हम स्टडी करेंगे क्या? सबसे पहले तो इसका डेफिनीशन हम स्टडी करेंगे। इसका क्या डेफिनीशन होता है, मतलब परिभाषा हम इसका पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है ना। डेफिनीशन के बाद हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है। सिंक्रोनस स्पीड पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे। इतने में ही है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इसका कॉन्सेप्ट ही है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि पूरा इंडक्शन मोटर जो है इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए उससे पहले इसको दिया गया है। ठीक है, पहले चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये है क्या चीज़। जैसे क्या है, सिंगल फेज सप्लाई जब हम किसी मशीन को देते हैं, कौन सा फेज? सिंगल फेज में आपका एक फेज होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एक फेज और एक न्यूट्रल को हम क्या बोलते हैं? सिंगल फेज सप्लाई बोलते हैं। तो देखिए, फेज का क्या मतलब है? यहाँ पे कहने का मतलब है एक लाइव वायर, मतलब एक जिंदा तार। जिंदा तार का मतलब उसमें जान नहीं होता। जिंदा तार का मतलब तार में करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ठीक है ना। और ये जो होता है न्यूट्रल लाइव नहीं होता है। ठीक है, ये केवल इसको एक पाथ प्रोवाइड करता है। यह बात तो लोग कहते हैं, लेकिन ये कैसे करता है इसको ज़रा देखिए। जैसे मान लीजिए कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो जो फेज वायर आपके घर में आ रहा है
केवल उसमें एक वायर में 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, ठीक है, जिसको हम फेज वायर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेज वायर बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसकी कोई वोल्टेज नहीं होती है, ठीक है। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जब फेज वोल्टेज में या डिफरेंस होगा तभी करंट क्या होगी, इसमें फ्लो होगी। अगर वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना, तभी ना करंट यहाँ हाई से लो की ओर फ्लो होगी, जिसको हम बोलते हैं सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। तो सिंगल फेज सप्लाई का में जो करंट फ्लो होती है उसका पल्स कैसा होता है, सिंगल फेज सप्लाई के लिए हम जानते हैं उसका पल्स ऐसे होता है, ठीक है ना। मतलब अगर हम किसी मोटर को सिंगल फेज सप्लाई दिए हैं तो क्या होगा, उस पर एक तरह के रोटर पे, उसके रोटर पे एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क अप्लाई होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क अप्लाई होगा, फाइनली रोटर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, अपोजिट टार्क उसके रोटर पे अप्लाई हो रहा है। तो सिंगल फेज से आप क्या देख लिए कि मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए सिंगल फेज के जगह पे 3 फेज जो है अप्लाई किया जाता है। 3 फेज मोटर को जनरेट किया गया, ठीक है। 3 फेज मोटर में क्या होता है, इसी तरह का 3 लाइव वायर होते हैं, इस तरह के कितने 3 लाइव वायर होते हैं, जिसका नाम होता है RYB। R स्टैंड फॉर रेड येलो ब्लू, मतलब लाल कलर का, पीले कलर का, नीले कलर का 3 तार होता है, और तीनों में करंट क्या होती है, फ्लो होती है। लेकिन तीनों में करंट फ्लो होती है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। उसमें R में फेज सीक्वेंस अगर RYB ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि R में सबसे पहले करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद Y में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद B में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। R में बोलने का मतलब R मतलब रेड वायर में करंट की वैल्यू पहले मैक्सिमम होती है, फिर Y में करंट की वैल्यू बाद में मैक्सिमम होती है, फिर B में इसके बाद करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए फेज सीक्वेंस हम RYB लेते हैं। RYB का मतलब है 3 तार, वो भी 3 कलर के, और तीनों में इस तरह की सप्लाई जो है दी गई रहती है, मतलब तीनों लाइव होते हैं और उन तीनों में करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इनकी बाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है उसको हम देखेंगे कि 3 फेज सिस्टम में बाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। देखिए कि यहाँ जो सिंगल फेज सप्लाई जब मोटर को हम देते हैं तो इसके द्वारा हमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। तो अल्टरनेटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से रोटर पे टार्क क्या होता है, 0 हो जाता है, मतलब रिजल्टेंट टार्क 0 हो जाता है, रोटर मूव नहीं कर पाती है। तो अब हम क्या करते हैं, मशीन में उसके स्टेटर में क्या करते हैं, 3 फेज बाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। उन तीनों फेजों को 120 मतलब 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड कर देते हैं, मतलब एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के बीच 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर दिखा दूंगा। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम इसको क्यों कह रहे हैं ये भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, जब हम 3 प्रकार की वाइंडिंग करेंगे, जब मशीन में हम क्या करेंगे, 3 प्रकार की बाइंडिंग करेंगे तो होगा क्या, ये R हो गया, ये Y हो गया, ये B हो गया। जब 3 प्रकार का फेज हम मशीन के स्टेटर में जब डालेंगे तो 3 प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। ये तो आप जानते ही हैं, जब इसमें करंट फ्लो होगा तीनों में तो 3 प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होंगी। अब तीनों मैग्नेटिक फील्ड तो एक साथ एग्जिस्ट करेंगी नहीं, करेगा क्या, इन तीनों का रिजल्टेंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों का रिजल्टेंट होता है, इन तीनों का परिणामी होता है, उसी को ही हम घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। उसको घूर्णी या रोटेटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वह एक नियत स्पीड से क्या करता है, स्पेस में घूमता है,
ठीक है। इन तीनों बाइंडिंगों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उन तीनों मैग्नेटिक फील्ड का जो परिणामी मैग्नेटिक फील्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और वह चुंबकीय क्षेत्र एक कांस्टेंट स्पीड से स्पेस में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है ना। जिस कांस्टेंट स्पीड से यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है उसी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, उस स्पीड को कौन सा स्पीड कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और सिंक्रोनस स्पीड को हम ns से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंक्रोनस स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ns से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए अगर किसी मशीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अगर सिंक्रोनस स्पीड आपका 1500 आरपीएम है, क्या है, 1500 आरपीएम, इसकी यूनिट आरपीएम होती है। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रोटेशन पर मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 मिनट में 1500 चक्कर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। तो आपने क्या समझा, सिंगल फेज सप्लाई देने से हमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होती है जो मशीन को सेल्फ स्टार्ट नहीं बना सकती। तो हम इनके जगह पे क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई का यूज करते हैं। और 3 फेज सप्लाई के कारण जो इन तीनों फेजों से, मान लीजिए इसमें करंट आपको IR फ्लो हो रहा है, इसमें आपका ये IY करंट यहाँ निकल रहा है, यहाँ पे IB करंट निकल रहा है। तो इनके द्वारा आपका क्या होगा, φR फ्लक्स जनरेट होगा, इसके द्वारा φY फ्लक्स जनरेट होगा, इसके द्वारा φV फ्लक्स जनरेट होगा। 3 प्रकार के फ्लक्स जनरेट होंगे। तो इन तीनों फ्लक्सों का जो रिजल्टेंट या जो परिणामी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसी को ही हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि वह कांस्टेंट स्पीड से स्पेस में क्या होता है, मूव करता है। कैसी किस स्पेस में मूव करता है, मशीन के 2 भाग होते हैं, ये हम बताए ही हैं। एक होता है स्टेटर और एक होता है क्या, रोटर। इस स्टेटर में ही ये तरह का 3 फेज वाइंडिंग किया गया है, इस स्टेटर में ही। तो रोटर और स्टेटर के बीच जो ये गैप है, इसी गैप में यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी इन तीनों का परिणामी फ्लक्स इसी गैप में क्या होता है, रोटेट करता है कांस्टेंट स्पीड को, जिस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं और उसको ns से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका यूनिट आरपीएम होता है। अगर किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड 1500 आरपीएम है, इसका मतलब वह मैग्नेटिक फील्ड 1 मिनट में 1500 चक्कर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। तो अगर हमें इन तीनों का अगर इक्वेशन लिखना हो, तीनों फ्लक्सों का, तो हम यहाँ कैसे इनका इक्वेशन लिखेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। इसको अगर हम R को रेफरेंस मान लेते हैं तो यहाँ पे φR बराबर क्या होगा, φm sin ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब थीटा, थीटा और क्या होता है, ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आप जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ थीटा लिखिए चाहे ओमेगा इंटू टी लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। मतलब क्या है, इनमें जो करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए उसका कोई पोजीशन क्या है, थीटा है, इसका इक्वेशन हो जाएगा ना φR बराबर φm sin ओमेगा टी। तो इसको आप देख क्या रहे हैं कि जो आपकी ये बाइंडिंग है, ये इस बाइंडिंग से क्या है, एक 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा से 120 डिग्री क्या होगा, ये पश्चगामी होगा, लैग करेगा। तो यहाँ अगर हमको बी का इक्वेशन लिखना तो क्या होगा, φm sin ओमेगा टी से कितना 120 डिग्री क्या होगा, पश्चगामी होगा, ठीक है। फिर अगर φy का हमें इक्वेशन लिखना है तो φy इससे कितना डिग्री पश्चगामी है, 120 डिग्री यहाँ, फिर 120 डिग्री यहाँ, मतलब 240 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, φm sin ओमेगा टी माइनस 240। इस प्रकार से φR, φB, φy इन तीनों का आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसमें जो तीनों करंट फ्लो हो रहे हैं, अगर आपको उसका डायग्राम बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ अभी। जब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि ये कैसे 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, क्यों 120 ही हैं, जब मैं इसको बताऊँगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम तीनों फेज को देखना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे इन तीनों फेज का डायग्राम बनता है, ठीक है ना। तो ये तो आपका फर्स्ट फेज हो गया, ये आपका फर्स्ट फेज हो गया आपका, ठीक।
ठीक है। आप इसके मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगा ना, इसके आगे और पीछे 2 लाइन खींच दीजिए। यहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगा ना, इसके आगे और पीछे 2 वैल्यू खींच दीजिए। ठीक है, फिर देखिए सेम मैक्सिमम वैल्यू पे इनको मिला दीजिए और सेम मैक्सिमम वैल्यू पे इनको मिला दीजिए, ये यहाँ पे मिलना है। ठीक है ना। अब देखिए इनको बनाना कितना आसान हो गया। इसको यहाँ पे नीचे कर दीजिए, इसको यहाँ पे ऊपर कर दीजिए, इसको इसी पर से नीचे कर दीजिए। तो ये आपका हो गया क्या, फेज 1, ये हो गया आपका क्या, फेज 2, ये हो गया आपका क्या, फेज 3। तो ये हो गया आपका R, ये हो गया Y, ये हो गया B। तो आपने क्या देखा, इसमें सबसे पहले R अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, फिर Y अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, उसके बाद B अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 3 तरह के वायर आपके घर में ट्रांसफार्मर से आए हैं, रेड, येलो, ब्लू, इन तीनों में करंट फ्लो तो हो रहा है, लेकिन उसमें सबसे पहले R में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद Y में, उसके बाद B में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। ठीक है ना। मतलब क्या है, अगर बैलेंस लोड के लिए देखा जाए तो तीनों में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन इसमें फेज में क्या होगा, डिफरेंस होगा, फेज में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने दिखा दिया आपको, तीनों फेज दिखा दिया। ये तीनों फेज का करंट 3 वाइंडिंग में फ्लो होगा, और ये तीनों वाइंडिंग होंगे कहाँ, मशीन के स्टेटर में होंगे। कहाँ होंगे ये, मशीन के स्टेटर में वाइंडिंग होंगे। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो सिंक्रोनस स्पीड है जो मैंने बताया, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। NS बराबर होता है 120 F/P। ठीक है ना। इसको मैं आपको वेरीफाई कर दे रहा हूँ। इसका वेरिफिकेशन तो अल्टरनेटर में अच्छी तरीके से किया गया है, लेकिन मैं यहाँ आपको और बेहतरीन तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। NS बराबर 120 F/P आया कहाँ से और कैसे। ठीक है ना। ये है क्या, देखिए अभी तक मैंने क्या बताया आपको, आप एक बार में अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहले आपको मैंने बताया क्या कि जो सिंगल फेज सप्लाई थी, तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको बता दिया गया है पहले ही कि 3 फेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। सिंगल फेज जब हमारे पास था तो 3 फेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 3 फेज की मशीनें सस्ता पड़ती हैं, आकार उनका साइज छोटा होता है। ठीक है। और ये हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं, उसमें क्या हो जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, इसलिए 3 फेज सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। सिंगल फेज में हमने देखा कि रोटेटिंग मतलब सिंगल फेज में आपने क्या देखा कि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण मोटर पे किसी तरह का टार्क रिजल्टेंट टार्क अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। अब मशीन को हमें सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो हमें उसमें 3 फेज सप्लाई देनी पड़ती है, मतलब उनको 3 फेज वाइंडिंग 3 वाइंडिंग को करना पड़ता है। इसके स्टेटर में जो 120 डिग्री क्या होती है, डिस्प्लेस्ड होती है आपस में। ठीक है। इन तीनों के द्वारा जब इन तीनों में करंट फ्लो होता है तो इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ही क्या कहलाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, जो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करता है। सिंक्रोनस स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड होती है जो फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है ना। फेजों का क्रम मैंने आपको बता ही दिया। अब हम चलते हैं इस फार्मूले पर कि फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला बना कहाँ से, इस फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। अल्टरनेटर में तो इसको हमने डिफाइन किया ही है, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है। उसके बाद हम अच्छे तरीके से समझेंगे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, मतलब हम इसको रोटेटिंग क्यों कह रहे हैं, कैसे इनका रिजल्टेंट हमको मिल रहा है और कैसे वो रोटेट हो रहा है, इन सारी चीज़ों कैसे इन तीनों बाइंडिंगों को मशीन के अंदर कहते हैं कि वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम जब कॉन्सेप्ट इसका बताएंगे इस फार्मूले के बाद तो अच्छे तरीके से आपको समझ में ज़रूर आएगा, इसलिए बने रहिए और देखिए। हाँ तो बच्चों, अब हम सिंक्रोनस स्पीड के फार्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला मिलता कैसे है। इसका समझिए, मान लीजिए कोई ऐसी मशीन है और इसके स्टेटर पे 4 पोल हैं। ठीक है। कितने पोल हैं स्टेटर पे, आपके 4 पोल हैं। फिगर बहुत अच्छा तो नहीं ड्रा हो पाता है, लेकिन देखिए
ठीक है, ENAS ENAS, ठीक है। ये 4 पोल हैं और ये रोटर है, रोटर में भी कुंडलियां हैं, ये इनके आसपास ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब रोटर ये मूव करेगा, ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ये सब कुंडलियों के द्वारा ही मैग्नेटिक पोल बने हुए, मतलब सब कुंडलियां ही स्टेटर में लगी हुई हैं, ठीक है। जब ये रोटर घूमेगा तो सारे फ्लक्स जो है इन कुंडलियों से लिंक करेंगे, जब इन कुंडलियों से लिंक करेंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, EMF उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ये सैलिएंट पोल मैंने बना दिया केवल समझने के लिए, ये सब बाइंडिंग ही होती हैं, इसी बाइंडिंग में ही पोल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उनको समझाने के लिए मैंने ये सैलिएंट कर दिया है कि आपको निकाल दिया, मतलब पोल इसी के अंदर फीड रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है, सिलिकॉन इस्पात का मटेरियल इसमें पूरा बना हुआ होता है, सेकेंडरी में बताया गया होगा, और उसी में स्लॉट काट के बाइंडिंग की गई होती, तो पोल बन जाएंगे ना। उन्हीं पोल को यहाँ उभार के द्वारा हमने दिखा दिया है, तो ये तार ही सब, ठीक है। जब ये रोटर इसमें घूमेगा तो फ्लक्स कुंडली से कटेंगी और कुंडली में EMF इंड्यूस्ड होगा, तो वह EMF जो इंड्यूस्ड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ठीक है। अब सीधा आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी F बराबर होता क्या है, फ्रीक्वेंसी F बराबर क्या होता है, क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड, क्या होता है, CYCLE, साइकिल पर सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल जनरेट हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, मतलब हमने क्या समझा कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल, और 1 साइकिल कहते किसे हैं, देखिए ये AC है, ये 1 साइकिल हो गया। मतलब जो पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव पल्स मिलते हैं, तो पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव पल्स का जो कपल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 साइकिल में। इसका मतलब क्या वजह है, 1 सेकेंड में 50 साइकिल जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई आप करें तो क्या होगा, साइकिल अपॉन 1 रोटेशन। देखिए इसको हम थोड़ा सा शार्ट में लाते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 1 रोटेशन, यहाँ पे भी लिखा जाता है, क्या लिखा सकता है, क्या 1 रोटेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 रोटेशन लिखा है ना, तो 1 रोटेशन में कितना साइकिल हो रहा है, मतलब जो मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें मूव कर रही है, अब मूव करके इन कुंडलियों से लिंक कर रही है, तो जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है ना, उसी की फ्रीक्वेंसी हमको जनरेट करना, मतलब फार्मूला निकालना है। तो मतलब क्या है कि इस रोटर के पूरे 1 चक्कर में कितना साइकिल जनरेट हो रहा है EMF का, ठीक है, वही आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ देखिए 1 चक्कर में तो कितने पोल से होता हुआ जाएगा, NS 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 NS, बेटा कितनी साइकिल हुआ, ये आपका साइकिल 1 हो गया, पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स, ये आपका साइकिल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये आपका साइकिल 1 हो गया, ये आपका साइकिल 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 पोल की मशीन है और 1 रोटेशन जब हो जाएगा तो कितने साइकिल बनेंगे, P/2 साइकिल बनेंगे। बताइए, अरे 4 पोल की मशीन है, 4/2 2 दूना 4, देखिए 2 साइकिल हो गया कि नहीं। अगर मान लीजिए यही 6 पोल की मशीन होती तो क्या होता, 1 साइकिल और बढ़ जाता, ठीक है। 6 पोल की मशीन में कितने साइकिल हो गए, 3 साइकिल, या 6/2 तभी 3 आ गया, ठीक है। 8 पोल की मशीन होती तो कितना साइकिल हो जाता, 4 साइकिल हो जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे जैसे पोल बढ़ेंगे साइकिल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और कितना होगा साइकिल की संख्या, पोल का आधा होगा, ठीक है ना। क्या होगा, पोल का आधा होगा, जो साइकिल की संख्या होगी वह पोल की क्या होगी, आधा होगी। यानी कि 1 रोटेशन में जो साइकिल होगी वो कितनी होगी, P/2 होगी, ठीक है। अब बट्टे नीचे 1 लिखें चाहे ना लिखें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 सेकेंड में कितना रोटेशन हो रहा है, ये भी हमको लिखना है, 1 सेकेंड में कितना रोटेशन हो रहा है। तो आप जान रहे हैं मशीन की स्पीड कितनी है, N RPM है,
इसका मतलब 1 मिनट में n चक्कर, अगर इसको ns से रिप्रेजेंट करें तो ns चक्कर हो जाए 1 मिनट में, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या 60 सेकेंड में ns चक्कर। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर, ns/60 चक्कर। कितना चक्कर होगा 1 सेकेंड में, ns/60 चक्कर। ठीक है ना। इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर 1 मिनट में कोई मशीन ns चक्कर चल रही है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 60 सेकेंड में ns चक्कर या रोटेशन। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर हुआ, ns/60 चक्कर हुआ। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर हुआ, ns/60 हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फार्मूला। यहाँ से जब आप ns निकालेंगे तो होगा क्या, 120 F/p। ये है आपका सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला। ठीक है ना। बहुत ही आसान है। पहले जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है मैंने लिखा साइकिल पर सेकंड। अब साइकिल को यहाँ, सेकंड को यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब दोनों में यहाँ रोटेशन को डिवाइड, यहाँ रोटेशन का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब ये देखा कि एक रोटेशन में कितना साइकिल हो रहा है, तो साइकिल की संख्या थोड़ी लिख देंगे 2, क्योंकि साइकिल की संख्या पोल पे डिपेंड कर रही है ना, इसलिए साइकिल की संख्या पोल से रिलेटेड लिखेंगे। ठीक है ना। क्यों, हाँ मान लीजिए 2 लिख देते हैं 4 पोल के लिए तो सही हो जाएगा, लेकिन 6 पोल की मशीन हो जाती तब, इसीलिए हम लिखेंगे एक रोटेशन में कितना साइकिल हो रहा है उसको पोल में व्यक्त करके लिखेंगे। एक रोटेशन में कितना हो रहा है, 2 साइकिल हो रहा है ना, क्योंकि ns 2 साइकिल हो रहा है ना। देखिए आप एक रोटेशन में, यानी कि 4 पोल है तभी 2 साइकिल बन रहा है, यानी कि 4 पोल का आधा हो गया। 6 पोल होता 3 साइकिल बनता, यानी कि 6 पोल का आधा, यानी कि जो साइकिल हो रहा है पोल का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो एक रोटेशन में साइकिल p/2, और ये रोटेशन पर सेकेंड, अगर मशीन का स्पीड n rpm है, मतलब 1 मिनट में ns चक्कर है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में ns चक्कर, तो 1 सेकेंड में 60 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में कितना हो गया, ns/60 जो रोटेशन हो गया। ठीक है। तो यहाँ चक्कर दोनों कट गए, क्या मिला, 120 F/p। यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है। यहीं से हमने सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। देखिए मैंने ये चीज़ जो अब मैंने आपको यहाँ बताई है, इसको पूरा यूट्यूब खंगाल डालिए, पूरा गूगल खंगाल डालिए, पूरी बुक्स आप खंगाल डालिए, लेकिन इतनी ईजी वे में कहीं नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हमको पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो सबको पढ़ाते हैं, ज्ञान उन्हीं के द्वारा दिया गया है। लेकिन हमने क्या किया है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को देखा है, बहुत लोगों को से मिला है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने की काबिलियत है। ठीक है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास हो सके। अगर विश्वास नहीं हो तो आप वीडियो हमारे देखिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद में नहीं आएंगे, आगे चलकर जब हमारे लेक्चर्स आपको पसंद नहीं आएंगे तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, नो मैटर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखिए, इस तरह से सिंक्रोनस स्पीड के फार्मूले को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अवधारणा क्या है, रियल में उसका सेंस क्या है, वह कैसे रोटेट करता है, इन सारी बातों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको रिमूव करते हैं। ओके। देखिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ मैग्नेटिक पोल्स वास्तव में बनते कैसे हैं मशीन में। जैसे आप शुरू से ही आपको यही पढ़ाया गया है कि कभी भी मैग्नेटिक पोल्स का स्वतंत्र एग्जिस्टेंट नहीं होता है। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कहीं भी कभी भी एक पोल कभी भी प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है। अगर कोई मैग्नेटिक पोल है आपके पास, कोई मैग्नेटिक पोल है NS, इसको अगर आप काट दें तो ऐसा नहीं है केवल एक ही पोल होगा। जब इसको काट देंगे टुकड़े में तो फिर वहाँ पे S पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जब भी मैग्नेट के पोल्स होंगे तो डबल ही होंगे, एक पोल हो ही नहीं सकता। तो फिर आप कहेंगे सर मशीनों में तो बराबर ये दिखाया जाता है, इस तरह से पोल बना करके, इस तरह से पोल बना के दिखाया जाता है, एक N एक S एक N ऐसे, ये तो कैसे संभव हो जा रहा है एक पोल। तो कैसे हो जा रहा है, इसी चीज़ को मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये होता है। ठीक है ना। रियल में ये तो नेचुरल
मैग्नेट तो होते नहीं हैं, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट नहीं होते, मतलब नेचुरल नहीं होते, होते क्या हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जो मैग्नेट बनता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोचने वाली बात है ये कि जब प्रकृति ने ऑलरेडी हमको मैग्नेट दिया है तो हमको क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन फ्लो करा के मैग्नेट बनाने की, यह बात ज़रा सोचने वाली है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जब हम करंट फ्लो करा करके मैग्नेट बनाएंगे तो करंट की वैल्यू पे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। अगर हम करंट का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, उसका इफेक्ट बढ़ेगा। जब करंट की वैल्यू घटाएंगे तो फ्लक्स का मान घटेगा, उसका इफेक्ट भी घटेगा। बात हमारी समझ में आ रही है ना। तो हम फ्लक्स की वैल्यू, इफेक्ट को अगर बढ़ाना है तो हम फ्लक्स की वैल्यू बढ़ा देंगे, इफेक्ट को घटाना है तो फ्लक्स की वैल्यू घटा देंगे। अगर आपको इफेक्ट समाप्त करना है तो करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे। लेकिन अगर परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा तो आप सोच लिए क्या होगा, तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। इसमें बनाते कैसे हैं, अगर आपको घर पे बनाना है तो जाइए तो मार्केट से कील खरीदिए, उसी कील पे कॉपर का वायर लपेटिए और उसको, ये जो छोटी डीसी बैटरी होती है ना जो सेल वोल में लगती है, बैटरी वगैरह में लगती हैं, रिटार्च में लगती है, उसी को लाइए मार्केट से और उसी को उसके एक सिरे को ऊपर एक सिरे को नीचे टच कराइए। देखिए वो कील जब तक आप टच कराए रहेंगे तब तक वो मैग्नेट बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्या कहते हैं, उसी कील को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से वो मैग्नेट बना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से तो कील, तो यहाँ कैसे हम बनाएंगे, यहाँ हम सिलिकॉन इस्पात यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, लकड़ी या कोयला या सारी मटेरियल, कपड़ा वपड़ा नहीं लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे जिसमें ऑलरेडी कुछ मात्रा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गॉड गिफ्टेड हो, ठीक है ना। ऐसा मटेरियल लेंगे। जनरली हम सिलिकॉन इस्पात को ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका हिस्टेरिसिस लूप पतला बनता है। हिस्टेरिसिस लूप पतला बनने से इसमें हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्टडी करनी है तो मेरा चैनल है वैभव एडवांस लर्निंग, उसमें मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल का स्टार्टिंग से 30 लेक्चर मैंने अपलोड किया है। आप उसको एक एक देखिए, फ्री ऑफ कास्ट है, वो एक एक आप देखिए। फिर मैं अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में जब बेसिक इलेक्ट्रिकल आ जाएगा कोर्स में तो उसको मैं आगे बढ़ा दूँगा, ठीक है ना। तो उसको यहाँ समझिए। तो हम सिलिकॉन इस्पात का मटेरियल लेते हैं और उसमें स्लॉट काट के क्या कर देते हैं, इस तरह की बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, जब बाइंडिंग करने के बाद जब करंट फ्लो कराते हैं, देखिए करंट फ्लो करा रहे हैं, इस तरह से करंट इसमें फ्लो हुआ तो बन गया क्या, मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बन गया तो पोलैरिटी कहाँ है, पोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं, ये पोलैरिटी हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। देखिए जब करंट के जब इस उंगलियों को करंट के अपोजिट लाते हैं तो अंगूठा यस सिरा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हालांकि ये रूल नहीं है, रूल तो ये है कि जो उंगलियां अगर करंट के डायरेक्शन में लाया जाए तो अंगूठा यन सिरा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर इन उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में लाया जाए तो जो आपका अंगूठा होगा वो क्या होगा, यन सिरा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इनको अपनी उंगलियों को इनके विपरीत लाएं तो अंगूठा क्या होगा, यस सिरा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। हम अगर ऐसे ला रहे हैं तो देखिए यन ऊपर बन रहा है तो यस यहाँ बनेगा। देखिए इनके डायरेक्शन में, देखिए इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करंट डायरेक्शन उंगली हो गई ना, तो अंगूठा यन सिरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊपर यन हो गया तो नीचे क्या होगा, यस होगा। या आप ऐसे करिए कि अगर उंगलियां इनके विपरीत लाएंगे तो अंगूठा यस सिरा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उंगलियों को हम इनके डायरेक्शन में लाएंगे ऐसे ऐसे, तो जो होगा क्या होगा, यन सिरा को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया यन और यहाँ क्या बन गया, यस। अब कहेंगे सर ये कैसे पोलैरिटी अलग अलग हो गई, ठीक है। तो मशीनों में ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, तब इसी करंट को हम ले जाके यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यही करंट इसमें फ्लो हुई तो दो पोल हो गए, यन और यस आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। तो सारे पोल्स आपस में क्या होते हैं, इसी तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। मतलब ये क्या है, स्वतंत्र एक पोल नहीं होता है, इन दोनों पोल को ही आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ
पेयर बन गया ना N और S का। ऐसे अगर 4 पोल की मशीन है तो 2 पोल और आपस में कनेक्टेड होते हैं, 6 पोल की मशीन है तो 2 पोल और आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार से आपस में कनेक्ट होकर के N और S पोल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना। आप यही समझिए, जब मैग्नेटिक पोल से करंट निकलेगी तो N सिरा होगा, और जब करंट इंटर करेगी तो S सिरा होगा। ट्रिक के मीडियम से समझ जाइए, जब मैग्नेटिक पोल से करंट बाहर निकलेगी तो वो N सिरा होगा, और जब जिसमें करंट इंटर करेगी वो क्या होगा, S सिरा होगा। ठीक है ना, बस इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए हम कैसे पूरा फिगर ड्रा करते हैं और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को आपको हम दिखाते हैं। ठीक है ना। ऐसे मशीनों में पोल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा, मैं इस चीज़ को कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए हमने क्या किया, पहले इन बाइंडिंग को क्या कर लिया, बना लिया। मैंने क्या किया, इस बाइंडिंग को मैंने बना लिया। ठीक है, मैं ज़रा छोटा में बनाता हूँ, बहुत बड़ा हो जा रहा है तो पोल सही से नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ, छोटे में बनाता हूँ। देखिए कैसे, बस केवल हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 120 पता चलना चाहिए। ये ऐसे है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये है, ये मान लीजिए आपका B है, ये मान लीजिए C है। यहाँ मान लीजिए B से करंट इंटर कर रहा है, एक सिरे से करंट इंटर कर रहा है। ये आपका B है, ये आपका B डैश है, ये आपका C है, ये आपका क्या है, C डैश है। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, हमें इसी के अकॉर्डिंग पोल्स को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, पोल्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोल्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये है ना, ये एक मैग्नेटिक पोल बनाएगा। इसका 2 सिरे हैं ना, कौन कौन 2 सिरे हैं, A और A डैश। ये ये 2 पोल बनाएंगे, ये 2 पोल बनाएंगे, ये 2 पोल बनाएंगे, यानी कि 6 पोल की मशीन बनेगी। जो रियली में रिजल्टेंट में 2 पोल की ही मशीन होती है। कैसे होती है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जस्ट इसी के नीचे हमने इसका दूसरा सिरा बना दिया। मोटा पतला देखो भाई हो सकता है। ठीक है, ये और ये डैश ये हो गए दोनों। ये डॉटेड होगा। मतलब एक ओर से करंट क्या हो रही है, इंटर हो रही है, दूसरे ओर से करंट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए बन गए 2 पोल। ठीक है, कौन N होगा कौन S होगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो निकल रहा है वो N होगा, करंट इंटर हो रही है वो क्या होगा, आपका S होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, A के लिए बन गया, A और A डैश। अब हम क्या बनाएंगे, B। देखिए B का कंडीशन किधर है, यहाँ पे, यानी कि आपके जो मैग्नेटिक पोल बनेंगे वो कहाँ और कहाँ बनेंगे, ये आपके जो मैग्नेटिक पोल बनेंगे, एक मैग्नेटिक पोल यहाँ बनेगा, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बनना है। ठीक है, और एक मैग्नेटिक पोल आपका यहाँ बनेगा, तभी ना 120 डिग्री अपार्ट हम कहेंगे कि जब ये कुंडलियाँ इसी के अकॉर्डिंग बनेंगी तभी ना 120 डिग्री अपार्ट, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम देखें तो यहाँ पे भी
एक ओर से करंट आपका इंटर करेगा और दूसरी ओर से करंट क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो किधर से इंटर कर रहा है, अगर बी के लिए देखें तो बी डैश से इंटर कर रहा है, यानी कि यहाँ से करंट क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, और यहाँ से करंट क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके बी हो गया और ये क्या हो गया, बी डैश हो गया। ठीक है, करंट यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्या, बी और बी डैश तो हो गए, अब हम सी और सी डैश को बनाते हैं। इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। यही तो था, ये था, ये बी था, ये सी था, ये बी डैश हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी डैश हो गया, न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये डैश हो गया। ये दिखा ये इसलिए रहे हैं कि एक सिरे और करंट इंटर कर रही है, दूसरे सिरे से करंट क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, तो अब तीसरा ऐसे बन रहा है ना, तो हम ऐसे पोल्स बनाएंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपके पोल्स बनेंगे। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे आपके पोल्स बने और एक पोल यहाँ आपका, ये आपके मैग्नेटिक पोल्स हो गए। ये आपके मैग्नेटिक पोल्स हो गए। तो एक और ये आपका सी सिरा होगा और ये आपका क्या होगा, सी डैश होगा। ठीक है, तो करंट अगर यहाँ से फ्लो हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकलेगी, सी डैश से इंटर करेगी और सी से क्या होगी, निकले, मतलब बाहर आएगी। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सी डैश और सी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके मैग्नेटिक पोल्स बने। तो इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, देखिए ये ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, देखिएगा भाई, ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, और ये ऐसे जुड़ा है, और ये ऐसे जुड़ा है। ठीक है, और इसके बाहर मैंने क्या किया, से एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है ना, पूरा अंडाकार बन गया। तो उससे मतलब नहीं है, आपको बस समझने से मतलब है। मशीन तो गोल ही होती है, हमारे बनाने से अंडाकार नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं इसको। अब हाँ, तो देखिए बेटा, यहाँ मैंने क्या किया है, पोल के कंडीशन को थोड़ा अमेंडमेंट कर दिया, सुधार कर दिया है। देखिए बिल्कुल इसी की तरह से ही इसको बनाया गया है। ठीक है ना, देखिए कैसे बना है ये। इसके इस बाइंडिंग के दो सिरे हुए, एक ओर से करंट अंदर जा रही है, दूसरे को ओर से बाहर निकल रही है। दो सिरे हैं ना, तो सेम यही चीज़ देखिए,
इसके दो सिरे बने इसी के डायरेक्शन में, इसके एक ओर से करंट इंटर कर रही है, दूसरे करंट ओर से करंट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है ना। इसको पेपर में नहीं लिखना है, बस आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट करती है, कैसे रोटेटिंग इन नेचर होती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इस पर कैसे अराइज होते हैं, क्या पूछे जाएंगे, मैं वो क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है ना, इसको मैं समझा रहा हूँ ताकि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपका बेसिक क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, फिर देखिए दूसरा सिरा ये 120 डिग्री ये पार्ट है, एक ओर से करंट इंटर कर रही है और दूसरे ओर से करंट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। देखिए एक ओर से करंट इंटर कर रही है और दूसरे ओर से करंट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए ये सी डैश और सी, एक ओर से करंट इंटर कर रही है, दूसरे ओर से क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो सी डैश एक ओर से करंट इंटर कर रही है सी डैश से, और सी से क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने बाइंडिंग कर दिया है। क्योंकि ये बाइंडिंग 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए हम कहते हैं स्टेटर पे जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो 120 डिग्री क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कहेंगे सर इंडक्शन मोटर के स्टेटर की संरचना मैंने देखा है, उसमें तो सैलिएंट पोल कहीं नहीं दिखाई देता है, तो आपने सर कैसे बना दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बताया हूँ, समझाने के लिए बताया हूँ। ये मैग्नेटिक पोल तो बन ही जाते हैं अंदर ही अंदर, उभार नहीं होता है। सिलिंड्रिकल पोल होते हैं, अंदर ही अंदर मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, बन जाते हैं। देखिए कैसे कि जब हम देखिए इस चीज़ को, ये आपका स्टेटर हो गया कास्ट आयरन का बना हुआ, और इसी पर ही हम क्या करते हैं, सिलिकॉन इस्पात के मटेरियल क्या करते हैं, पंच कर देते हैं। ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, इसी में स्लॉट काट के हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं इसी में। जब इसी में हम बाइंडिंग करेंगे, जब इसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक पोल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो चूंकि ये बिल्कुल अंदर होते हैं मैग्नेटिक पोल, उस तरह से बना देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस उसी को समझाने के लिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे इसको सैलिएंट कर दिया है, उभार ला दिया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन वास्तव में इंडक्शन मोटर के अंतर्गत नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ही बाइंडिंग उसमें की ही जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये तीनों में करंट क्या हो रही है। देखिए ए डैश से करंट इंटर कर रही है, बाहर निकल रही है, ए डैश से करंट बाहर निकल रही है। बाकी इन दोनों में बी डैश और सी डैश से करंट क्या हो रही है, इंटर कर रही है। यानी कि ए डैश, बी डैश और सी डैश तीनों एक पॉइंट पे मिले हुए हैं जो न्यूट्रल पॉइंट है। तो हम ए डैश, बी डैश और सी डैश को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है ना, ये तीनों आपस में साल्ट कर दिए। ठीक है, इन तीनों पॉइंट कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट ले सकते हैं। और बाकी जो है ये आपका सी है और ये आपका ए है। ठीक है, ये आपका क्या है, बी है। चाहे आप इसको आर वाई बी कहिए, चाहे ए बी सी कहिए, बात है कही हुआ, चाहे आप नामांकन में, इन्हीं तीनों से ही करंट क्या करेंगे, हम फ्लो करवाएंगे। पूरा ओवरव्यू ही मैं यहाँ पे बना दिया आपका। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए कि करंट यहाँ पे इंटर जब कर रही है, देखिए यहाँ अंदर जा रही है ना, ऑटोमेटिक यस बना दीजिए, जैसे मैंने बताया ही था। जहाँ करंट अंदर जाएगी तो यस पोल होगा। ठीक है, करंट जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, एन पोल होगा। ठीक है, अब चाहे रूल लगा कर देख लीजिए। ठीक है, जब रूल लगाएंगे इसमें तो ये अंगूठा ऊपर जा रहा है, एन ऊपर होगा तो यस क्या होगा, नीचे होगा। एन ऊपर, तो ऊपर कहाँ, मतलब ये जो बना हुआ है इसका ऊपर वाला सिरा यही ना है। ठीक है, आपस में कनेक्टेड ही हैं। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक पोल आपके बन गए। कैसे बने हैं, इसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है ना, ये 2 पोल यहाँ, 2 पोल यहाँ, 2 पोल यहाँ, 6 पोल की मशीन आपकी बन गई। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 8 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे 8 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे चूँकि सेम इम्पीडेंस के होते हैं, इसलिए इसमें बराबर बराबर करंट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लीजिए 4 एम्पियर करंट इधर से निकल रही, 4 एम्पियर करंट इधर से निकल रही है, मतलब 8 एम्पियर की करंट यहाँ पे क्या हो रही है, इंटर कर रही है। तो यहाँ पे आपकी 8 एम्पियर की करंट निकलेगी। तो KCL से
4 एम्पियर की करंट इधर जाएगी और 4 एम्पियर की करंट क्या होगी, इधर जाएगी। ठीक है ना। अब ये 4 एम्पियर की करंट यहाँ अंदर गई, यहाँ 4 एम्पियर की करंट यहाँ अंदर गई। अब 4 एम्पियर करंट यहाँ से बाहर निकलेगी और 4 एम्पियर की करंट यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, इस तरह से पूरे बाइंडिंग में करंट क्या होगा, फ्लो होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस फेज में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, इसीलिए इनके बीच जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो हम बीच में ये जो कनेक्शन है इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, समझाने के लिए हम इसको जो बीच वाला कनेक्शन है इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स से ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, आप जान जाइए, मतलब इसी प्रकार से इनका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक मात्रा में क्या होंगे, फ्लो होंगे N2S स्पेस में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इधर हो गए। अब देखिए यहाँ N सिरा है, यहाँ S सिरा है, यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, तो फ्लक्स अब यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, फ्लक्स डायरेक्ट N से S यहीं फ्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ क्या करता है, चूज करता है। लो रिलक्टेंस पाथ हम चूज कैसे, इसका मतलब क्या है कि देखिए पानी है, अगर पानी के जस्ट बगल में ढलान है तो वहीं फ्लो हो जाएगी पानी, कि दूर वाले ढलान के पास जाएगी, दूर वाले ढलान के पास जाएगी। जब नीचे ही ढलान है, रास्ता सुगम मिल रहा है, तो आसानी से वो क्या हो जाएगी, वहीं ढलान है तो वहीं क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। उसी तरह से करंट है, जहाँ लो रेसिस्टेंस है वहीं करंट फ्लो हो जाएगी, हाई रेसिस्टेंस से कम करंट फ्लो होगी। ठीक है, उसी तरह से फ्लक्स भी वह जब एयर ज़्यादा होगा फ्लक्स के मार्ग में, रास्ते में जब ज़्यादा एयर होगा तो उसके मार्ग में अवरोध भी ज़्यादा होगा। और फ्लक्स के मार्ग में जो अवरोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। तो इसके उसके बीच में एयर ज़्यादा है तो क्या है, फ्लक्स को इस्टेब्लिश करने का अपोज भी ज़्यादा है, यानी कि फ्लक्स स्थापन का विरोध भी ज़्यादा है। और इधर बगल में क्या है कि डिस्टेंस कम है, एयर कम है, फ्लक्स स्थापन का विरोध कम है, यानी कि रिलक्टेंस कम है। रिलक्टेंस कम है तो N2S फ्लक्स ऐसे ही फ्लो हो जाएगी। ठीक है ना। फिर सेम इसी तरह से N2S फ्लक्स क्या होगी, ऐसे ही क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। ठीक है, कई फ्लक्स एक दूसरे को टच नहीं करती हैं क्योंकि वहाँ डबल डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है और डबल डायरेक्शन हो नहीं सकता, इसलिए कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस पूरे साइड को देखिए, ये पूरा आपका क्या बन गया, N बन गया, ये ऊपर पूरा क्या बन गया, S बन गया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे से ऊपर की ओर, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर है, नीचे से ऊपर की ओर है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन आप बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है ना, आपने इस तरह से देखा। अब सेम इसी तरह से, सेम ऐसे ही जब अब इस R वाले फेज में या A वाले फेज में जब करंट 8 एम्पियर होगा तो फिर कुछ समय अंतराल के बाद B में भी मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जब B में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे से ऊपर की ओर है, तो जब B में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डायरेक्शन इसका इधर से इधर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब मैक्सिमम फ्लक्स इधर से पास होंगे ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, एक बार C में भी करंट मैक्सिमम होगा, जैसे मैंने फेज में बताया था आपको। यहाँ पे मैंने फेज में बताया था आपको कि बारी बारी से तीनों फेज में करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, तीनों में करंट की वैल्यू क्या होती है, बारी बारी से तीनों फेज में करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यही तो मैंने डायग्राम बनाया था। यहाँ पे 2 पॉइंट कर दीजिए, इनको ऐसे मिला दीजिए, इनको ऐसे मिला दीजिए, और फिर इनको ऐसे मिला दीजिए, इनको ऐसे मिला दीजिए,
फिर यहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, यानी कि एक बार 8 एम्पियर यहाँ मैक्सिमम हुआ तो एक बार 8 एम्पियर यहाँ मैक्सिमम होगा, एक बार 8 एम्पियर यहाँ मैक्सिमम होगा, तीनों में होगा ना। तो जब 8 एम्पियर पहले वाले में इसमें मैक्सिमम था तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन ऐसे बना, और जब इसमें मैक्सिमम होगा दूसरे वाले में, मतलब बी वाले में जब मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। बना के आप लोग देख लीजिएगा। अब फिर जब सी वाले में मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या आपने देखा कि इन तीनों कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, रोटेटिंग इन नेचर है। क्या है, रोटेटिंग इन नेचर है। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 फेज बाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स तीनों फेजों के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो रोटेटिंग इन नेचर होता है, मतलब घूर्णीय होता है। और रोटेट करने के कारण ही उसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और वो किस स्पीड पर रोटेट करता है, वो सिंक्रोनस स्पीड पे क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मोटर में जनरेट होता है। मैंने ये भी आपको बता दिया कि कैसे मशीन में पोल बनते हैं। ठीक है, आपने कभी मशीन खोला होगा तो देखा होगा केवल कुंडलियाँ ही कुंडलियाँ हैं, पोल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो आप कैसे जानते हैं कि उसमें पोल बनता कैसे है। ठीक है, तो मैंने उसको भी आपको आपके सामने क्या कर दिया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ये तीनों बाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती हैं, इस बात को भी मैंने दिखा दिया, क्योंकि इसी को लेकर के ही हमने मैग्नेटिक पोल का निर्माण किया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होती है, कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि जो 3 प्रकार के फ्लक्स फाई आर, फाई वाई, फाई बी जो निकलते हैं, इनका जो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि इनकी जो वैल्यू होती है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना होता है। कितना होता है, मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मान होता है। ठीक है ना। अब ये आया कैसे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, पहला चैप्टर समझना थोड़ा सा कठिन है। अगर पहला चैप्टर आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आप इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको बता दिया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें मूव करती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वह इसमें सिंक्रोनस स्पीड पर मूव करती है। जो मोटर या मशीन इसी स्पीड पर घूमते हैं, जिस स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड घूम रही है, उसी मशीन को हम सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। जैसे आपका एसी मोटर हो गया, एसी जनरेटर हो गया। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं क्या, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स को और कि आप तीनों मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमें मिल रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, आखिर उसका परिमाण क्या है, इसको अब हम निकालने के लिए चल रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको रिजल्टेंट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट बताने के लिए ये सेशन मैंने लिया है। तो आपने ये तो चीज़ें देख लिया है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। आपने जान गया ना कि क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि स्पेस लिया हुआ है, हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये आपका 3 फेज मशीन आप पढ़ेंगे। अब इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। 3 फेज का मतलब कि 3 RYB, रेड, येलो, ब्लू, 3 तार जाएंगे मशीन के अंदर। ठीक है, तीनों तार लाइव तार होंगे, तीनों में करंट फ्लो होगी। अंतर क्या होगा, वैल्यू तो सेम होगी उनमें, अंतर क्या होगा, बस इनकी मैक्सिमम वैल्यू पहले R में ज़्यादा पहले होगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू B में होगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू C में होगी। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है R में सबसे पहले होगी, उसके बाद B में मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद C में मैक्सिमम वैल्यू होगी।
ये आप जान गए। तो तीनों फेज में जब करंट फ्लो हो रही है भैया, तो तीनों फेज से तीन तरह के फ्लक्स निकलेंगे ना, फाई आर, फाई वाई, फाई बी, एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे। तो तीन फ्लक्स एक मशीन के अंदर कैसे स्टेब्लिश हो सकते हैं? तो उनका एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। उसी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कहते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है एक फिक्स स्पीड पर। इसी फिक्स स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ये सारी बातें तो हो गई, आपने देख लिया कैसे रोटेट कर रहा है हर चीज़ें। यहाँ मैं आप बताने जा रहा हूँ कि जो रिजल्टेंट इन तीनों के बीच से जो ये वो फ्लक्स आपने निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है? वही हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए पहले हम बाइंडिंग बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तीनों का बाइंडिंग बना दिया। ये आपका आर हो गया, ठीक है? ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया। ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है? आर वाई बी, ठीक है? हम आर वाई बी गलत सेंस में ले रहे हैं। ये आपका वाई होगा, ये आपका क्या होगा, बी होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे तीनों बाइंडिंग बन गई ना, आपके सामने तीनों बाइंडिंग बन गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स के संबंध में अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, फाई आर, ये आपका क्या होगा, फाई आर वाई बी, फाई बी, ये आपका क्या होगा, फाई वाई आर वाई बी। ऐसे होगा ना, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे हैं तीनों, ठीक है? कितना एंगल है इनके बीच, 120 डिग्री है, ठीक है? अब हम तीनों फेजों को यहाँ बना लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है ना? ये आपका हो गया क्या, सिंगल फेज, ठीक है? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 पॉइंट यहाँ बना लिया हम, बीच में मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट यहाँ बना लीजिए। इनको ऐसे मिला दीजिए, इनको ऐसे मिला दीजिए, और इनको ऐसे कर दीजिए, इनको ऐसे मिला दीजिए, इनको ऐसे और इनको ऐसे, ठीक है? तो ये आपके 3 फेज हो गए। ये आपका आर हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया आपका बी हो गया। मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये एंगल शो कर रहा है, ठीक है? इसमें 3 कंडीशन ले लीजिए। पहला कंडीशन यहाँ पे 0 डिग्री, दूसरा कंडीशन ये कितना है आपका 60 डिग्री, ये कंडीशन क्या है 120 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ऐसे सो ऑन, कितना भी कंडीशन आप ले सकते हैं। प्रत्येक कंडीशन में एक निश्चित वैल्यू ही आपको मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें अलग अलग कंडीशन पे हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। मतलब इस कंडीशन में आरएमएफ का परिणामी मान, फिर इस कंडीशन में आरएमएफ का परिणामी मान, फिर इस कंडीशन में, फिर किसी भी कंडीशन निकालेंगे ये कई चीज़ मिलेगी, ठीक है? इस चीज़ को मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट होता है वो, ठीक है? तो यहाँ पे आपने सारी बातें देख लिया। तो रिजल्टेंट निकालने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो मैकेनिक्स में पढ़ाई जाती है। क्या, देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसको फिर मैं रिमूव कर दूँगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बस इस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 सेम वैल्यू की कोई क्वांटिटीज़ है, इनके बीच अल्फ़ा डिग्री एंगल है और इनका रिजल्टेंट क्या है, आर है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट आर बराबर होगा क्या, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कास अल्फ़ा। ये तो आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से। तो रिजल्टेंट निकालने का तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा, ये 2x स्क्वायर कास अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2x स्क्वायर कामन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर हो गया। ये कास अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट करेंगे क्या, 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 पुट कर सकते हैं ना। कास अल्फ़ा का यही मान होता है कि 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है तो जानते ही हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में क्या हुआ, ये 4x स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2x कास अल्फ़ा बाई 2, ठीक है? यानी कि जब दोनों ये सेम होंगे तो इनका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं 2x कास अल्फ़ा बाई 2।
ठीक है ना। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इस फार्मूले की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ है, बस वहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज कर दिया है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमको इस रिजल्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, फिर तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ समझ लीजिए पहले। हाँ, तो देखिए ये आपका R है, ये आपका Y है, ये आपका क्या है B। ठीक है, इसमें पहले समीकरण हम लिख लेते हैं। R को रेफरेंस हम मानते हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू थीटा पे अगर हम R का इक्वेशन लिखें तो फाई R बराबर होगा क्या, फाई m साइन थीटा या ओमेगा t। अगर इसी को रेफरेंस मान के इसका हम समीकरण लिख रहे हैं फाई y का, क्या होगा फाई m साइन थीटा माइनस 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से RYB अगर इसका हम लिख रहे हैं तो क्या होगा इस B का, तो 120 से 120 है, दोनों मिलकर क्या हो गया 240। तो साइन क्या हो गया ये थीटा माइनस 240 डिग्री। थीटा लिखिए चाहे ओमेगा टी लिखिए, बात एक ही हुआ, थीटा और ओमेगा टी होता ही है। तो यहाँ से ये तो तीनों चीज़ हम जान गए। अब हम इंस्टेंट 1 पे, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, हमें कंडीशन 1 पे, इस कंडीशन पे 3 मैग्नेटिक फ्लक्स हम दिख रहे हैं ना, इन तीनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स हमको निकालना है। ठीक है, इन तीनों का रिजल्टेंट किस कंडीशन पे, थीटा बराबर 0 के कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, कंडीशन फर्स्ट, क्या लिख दीजिए कंडीशन फर्स्ट, जब या व्हेन थीटा इजिकल टू क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन देन फाइंड फाई आर इजिकल टू 0। साइन 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। थीटा की वैल्यू इन समीकरण में पुट करने पे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3 लिख दीजिए। थीटा का मान समीकरण 1 या 2 या 3 में रखने पर, जब दूसरे में आप रखेंगे तो फाई वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, फाई एम साइन क्या होगा यहाँ पे, जब आप 0 पुट करेंगे तो माइनस 120 डिग्री मिलेगा, तो माइनस बाहर चला आएगा, तो माइनस फाई एम साइन 120। तो साइन 120 का मान कितना होता है, सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका क्या होगा ये माइनस फाई एम साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा आपका कॉस थीटा। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्यों पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि अगर इसका हम कोऑर्डिनेट बना है टाल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो 120 डिग्री है तो सेकंड में जाएगा, और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड में इसलिए साइन क्या है आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन ये माइनस जो बाहर आई है ये इसको क्या कर देगी नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि साइन 90 प्लस कास 30 माइनस फाई एम कास 30, या कास 30 का मान क्या होगा होता है आपका √3/2, यानी कि लिख सकते हैं इसको क्या माइनस √3/2 फाई एम। इस प्रकार से फाई वाई की वैल्यू इस कंडीशन पे कितनी मिली है आपका, देखिए क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन पे 3 फेज आपको दिख रहे हैं, 3 फ्लक्स आपके उत्पन्न हुए हैं, इन तीनों फ्लक्सों का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, रिजल्टेंट कब निकालेंगे, जब हम तीनों का इस कंडीशन पे मान निकाल लेंगे। तो इस कंडीशन पे RYB का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान निकाल रहे हैं, मान को हम क्या कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। फाई आर की वैल्यू 0, फाई वाई की वैल्यू नेगेटिव। अब हम फाई बी की वैल्यू देखेंगे, फाई बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हो सकता है वहाँ ना दिखे, इसलिए हम फाई बी की वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फाई एम या थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो माइनस 240 हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो साइन 240 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको साइन 240 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे आप निकालेंगे, इसका मान कितना होगा साइन 240 का, ये होगा माइनस फाई साइन 180 प्लस 60 होगा ना, 180 प्लस 240 किस में जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये 180 अरे 90 180 270, यानी कि तीसरे में जाएगा, तीसरे में
ट्रांसपोर्ट कंपनी। टैन कार्ड धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, यानी कि साइन की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा। 5m साइन 60 का मान √3/2, यानी कि √3/2 5m यहाँ पे आपको मिल गया। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इस कंडीशन फर्स्ट में तीनों की जो हमें वैल्यू मिली वो क्या क्या मिली, एक तो 0 मिली, दूसरा निगेटिव मिला, और तीसरा जो है हमको ये मिला। अब तीनों को हम एक जगह पे क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, तभी उनके बीच रिजल्टेंट हमको मिलेगा। अब देखिए संयोग कितनी अच्छी बात है कि एक 0 हो गया, 3 के बीच हम रिजल्टेंट निकाल ही नहीं पाते, तो हम ऐसे डिस्प्लेस्ड किए हैं तीनों कुंडलियों को 120 डिग्री पर कि एक क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है एक टाइम पे। जब एक 0 हो जा रहा है 2 का रिजल्टेंट निकल जाएगा। यही 120 न होकर कोई और एंगल होता तो कि एक का 0 होना संभव नहीं होता, इसीलिए 120 डिग्री डिस्प्लेस किया गया है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी क्यों तीनों कुंडलियों को 120 डिग्री पे इसलिए क्या किया गया है, डिस्प्लेस्ड किया गया है। ठीक है ना। तो अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इस पर इस कंडीशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो 5b की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव है, तो अपने डायरेक्शन में ही 5b रहेगा। लेकिन 5y नेगेटिव है, तो इसको हम बीच में ही एक लाइन खींच देंगे। ये आपका -5y को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका भी मान उतना ही है √3/2 5m। ठीक है, जब 120 डिग्री के बीच में फाड़ा लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो अब हमें 5b और 5y का रिजल्टेंट निकालना है। तो कहोगे अरे सर कहाँ है 5r को दुश्मनी है क्या, कोई छोड़ दिए। अरे यार 5r देखो ना 0 हो गया इस कंडीशन में, तो कहाँ है हम 5r को लें, 5r यहाँ 0 लिख दिए। अब इसको हम मिटा दें, चाहे रहने दें, कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, अब 5y की धर्म से क्या मतलब, हमको इसके नेगेटिव वैल्यूज मतलब, हमको केवल इसी के ही मतलब यही दो से इनके बीच रिजल्टेंट हम क्या करेंगे, इनके बीच यही रिजल्टेंट होगा। इसको ऐसे मिला दीजिए तो एक समांतर चतुर्भुज मिल गया। और इसी फार्मूले से, जो इसके पहले फार्मूला मैंने जो डिराइव किया था, उसी फार्मूले से इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। वो फार्मूला क्या है बाबू, वो फार्मूला है 2x cos α/2। तो यहाँ पे x क्या है, इन्हीं का मैग्नीट्यूड है। इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि 5b √3/2 5m। तो यहाँ पे हम रख दीजिए 2 √3/2 5m cos α यानी कि 60/2। अब इसकी वैल्यू ज़रा आप निकालिए तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, ये √3 5m cos क्या हो जाएगा 30 हो गया। और cos 30 का मान कितना होता है आपका, cos 30 का मान क्या होता है √3/2। तो यहाँ पे देखिए √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो r बराबर क्या होगा 3/2 5m, या लिख सकते हैं 1.5 5m। यही आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर लिखते हैं। तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, देखिए ये आपको दिख नहीं रहा था नीचे, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण मतलब रिजल्टेंट परिणामी जो है वो क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना है। चाहे आप इसको किसी भी कंडीशन पे निकालिए, ये इतना ही वैल्यू आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तीनों फेजों से उत्पन्न होने वाला तीनों फ्लक्स का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अर्थात घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होता है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करता है। ठीक है ना, इस चीज़ में कोई दिक्कत, इसकी स्पीड, ये जो वैल्यू है ये सप्लाई हुई करंट की फ्रीक्वेंसी पर इसका स्पीड क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए हमने कंडीशन 1 पे निकाला जा रहा, हम सेकेंड कंडीशन सेकेंड पे भी दिखा देते हैं कि हमारी बात में कहाँ तक सत्यता है। आप सेकेंड कंडीशन भी देख लीजिए इसका। तो चलिए अब सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। हाँ तो बेटा ये देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन पे हमने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, ठीक है ना। अब हम सेकेंड कंडीशन पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे।
ठीक है ना। यानी कि 60 डिग्री पे हम देखेंगे, देखिए 60 डिग्री पे भी 3 फ्लक्स आमने सामने मंडरा रहा है, नहीं मंडरा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का वास्तव में रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, वही हमको क्या करना है, निकालना है। भाई कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उस पर एक के साथ 3 बल काम कर रहे हैं, तो क्या तीनों बल को स्टडी करते हैं कि उनके एक रिजल्टेंट का हम स्टडी करते हैं, उनके इफेक्ट का हम स्टडी करते हैं। तो वही चीज़ है, इस पॉइंट पे 3 फ्लक्स मंडरा रहे हैं। देखिए एक लाइन खींच के देख लीजिए ना, 3 फ्लक्स इस पॉइंट में मंडरा रहे हैं, तो हमें इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा वही हमको अब निकालना। हम जानते हैं 1.5 होगा, लेकिन अब हम इस कंडीशन पे भी निकाल के देखना चाहते हैं क्या उतना ही होगा कि अलग हो जा रहा है, ठीक है ना। इस पर हम निकाल दे रहे हैं, तो इस पर मेहरबानी करके आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर इस पर भी नहीं आएगा तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम इसको भी बता देंगे, ठीक है। तो आगे चलते, देखिए हम आपको डीपली स्टडी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ना समझिए कि अगर आपको मान लीजिए ऊपर चला जा रहा है, ताकि आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत डीप पढ़ा दे रहे हैं जो हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, तो आप कह सकते हैं सर इतना डीप ना बताइए, ऊपर बताइए, जितना ज़रूरत हो उतना ही बताइए। तो मैं वैसा भी पढ़ा सकता हूँ। मैं डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा कि मान लीजिए आप कहाँ फीस देंगे, आपके माता पिता कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ फीस देंगे, ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनका भी फीस देंगे, फिर तैयारी करेंगे उनका भी फीस देंगे, कहाँ तक फीस देंगे। इस समय लॉकडाउन में स्थिति समझ ही रहे हैं, सबकी स्थिति ख़राब है, कोई सी की स्थिति अच्छी नहीं है, ये जान लीजिए। जो जितना में है उतना ही में क्या है, परेशान है। इसलिए मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि इसके बाद आपको इस मशीन का तैयारी करना ही ना पड़े। ये मशीन ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊँगा तो ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा, चाहे वो मशीन हुआ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, चाहे जो भी सब्जेक्ट हुआ, ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा ताकि आपको तैयारी करने न जाना पड़े। अभी मैं जब इसको पढ़ा लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। चूँकि पहला चैप्टर है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैं भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या इस पर बनते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे और आपको नोट्स भी मिल जाए पीडीएफ के थ्रू। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिल जाएगा और अच्छे तरीके से तैयारी भी हो जाएगी, आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं सर बहुत ऊपर जा रहा है, तो आप इसको लो लेवल में पढ़ाइए या ऐसा पढ़ाइए जो ज़रूरत है, तो बस ऐसा ही काम कर देंगे। तो देखिए जितनी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा वो सब ज़रूरत की ही है, कोई जब बिना ज़रूरत की चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब ज़रूरत की ही चीज़ है। लेकिन क्या है, इंसल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा संक्षिप्त में हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो यहाँ आप देखिए हम सेकंड कंडीशन पे देख रहे हैं, तो हमको कंडीशन ही जानना है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन जब थीटा बराबर क्या हो, 60 डिग्री हो, तो 60 डिग्री हो यही हमको जानना है ना। तो इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब 120 180 पे आप लोग निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए थीटा बराबर 60 हो तब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जब थीटा बराबर 60 हो तो फाई आर का मान कितना होगा, ज़रा देखिए, फाई एम साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, यानी कि √3/2 फाई एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 60 पुट करेंगे तो फाई वाई बराबर क्या होगा, फाई एम साइन 60 माइनस 120, ठीक है। तो क्या होगा ये, फाई एम साइन क्या होगा ये -60, तो -60 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फाई एम साइन 60, यानी कि -√3/2 फाई एम। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि यहाँ जो y है वो फिर निगेटिव हो गया और r आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब फाई बी देखिए भाई 120 पे इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट किए हैं कि दो ये क्वांटिटीज हमको मिले जब रिजल्टेंट निकाले, तो उस कंडीशन में तीसरा जीरो हो जाए। देखिए कैसे जीरो हो जा रहा है, देखिए फाई एम साइन क्या पुट करेंगे यहाँ पे 60 माइनस 240, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइव साइन, यहाँ पे क्या होगा, जब ये वो करेंगे तो माइनस, ये माइनस ये हो जाएगा माइनस फाइव एम, और साइन देखिए नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए साइन 180 मान 0 होता है, तो देखिए फाइव भी 0 हो गया कि नहीं हो गया, देखिए आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। देखिए आपको फाइव भी क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फाइव भी 0 हो गया, आर और वाई का मान हमें मिल गया।
अब हम आर और वाई का रिजल्टेंट निकालते हैं। फाई भी 0 ही हो गया, यानी कि जब आर और वाई का रिजल्टेंट निकालेंगे तो तीनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो आर आपका जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, वाई आपका निगेटिव में चला जाएगा, यानी कि 120 था तो इसको जब फाड़ के आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाई वाई बराबर क्या होगा, माइनस में, ये माइनस वैल्यू है √3 फाई एम। यहाँ माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि लाइन ही माइनस की है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फाई आर क्या है, √3/2 फाई एम। ठीक है, अब ये बीच में जा रहा है तो ये 60 हो जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट मान लीजिए वो क्या है, आर है, तो ये हो गया है ऐसे। अब आर की वैल्यू जो मैंने बताया था उसी तरह से आप निकालेंगे। आर बराबर फार्मूला क्या होता है, 2x cos α/2। 2x की वैल्यू कितनी है आपकी, यही है √3/2 फाई एम। आकाश अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितना, 60/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 फाई एम। काश क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे √3 फाई एम। आकाश 30 का मान क्या होगा, अकॉर्डिंग 3/2, यानी कि क्या हो गया 3/2 फाई एम, यानी कि 1.5 फाई एम। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि सेकेंड कंडीशन पे भी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मान क्या आ रहा है, कांस्टेंट ही आ रहा है। आपने क्या देखा, इसके पहले जो रिजल्टेंट था उसका डायरेक्शन इधर था, अब इसका डायरेक्शन इधर हो गया, अब इसका डायरेक्शन इधर होगा, फिर इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस प्रकार से जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ भी रोटेटिंग इन नेचर आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना। हमको लगता है इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैं तब मानूंगा जब कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे हाँ सर वास्तव में समझ में आ गया, तब मैं मानूंगा हाँ वास्तव में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नहीं तो मैं यही समझूंगा कि मैंने बहुत हाई फाई पढ़ा दिया जो आपको समझ के बाहर हो गया। ठीक है ना। तो मैं यही, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक हमको जानकारी नहीं होगी कि हमारी बातें आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडीशन पे निकाला, तीसरे और चौथे पे आप खुद निकाल कर देख लीजिएगा, सेम वैल्यू आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं किस पॉइंट पे, हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर समय पर जब हम तीनों फेज को आपस में हम समेशन करते हैं, आपस में एडिशन करते हैं, तीनों फेजों के फ्लक्सों को पर्टिकुलर एक ही टाइम पे, जैसे 0 डिग्री पे या 60 डिग्री पे या 120 डिग्री पे, एक ही टाइम पे जब तीनों फ्लक्सों का आपस में समेशन करते हैं तो समेशन हमेशा 0 होता है। ठीक है। कैसे होता है मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको कैसे समेशन एट ए इंस्टेंट समेशन 0 कैसे होता है, उनका योग 0 कैसे होता है। ठीक है। अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स में तो मिलेगा ही आपको। हाँ, तो देखिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सभी फ्लक्सों का मतलब फाई वाई, फाई आर, फाई वाई, फाई बी, तीनों फ्लक्सों का समेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे थीटा बराबर आप 0 पे या थीटा बराबर 60 पे या थीटा बराबर 120 पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे तीनों फ्लक्सों का जो समेशन होता है वो 0 होता है। इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 2 मेथड है इसको एक्सप्लेन करने का। पहला मेथड देखिए, जब मैं पहला कंडीशन थीटा बराबर 0 पे मैं आपको बताया था कि इसमें फाई आर 0 था और फाई बी कितना था, अकॉर्डिंग टू फाई एम, और फाई वाई कितना था, माइनस अकॉर्डिंग टू फाई एम। इन तीनों को इस विशेष एंगल पर जोड़िए, क्या मिलेगा आपको, आपका जो तीनों का जो समेशन होगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, जोड़ दीजिए तीनों को। ये पहला मेथड है। ठीक है। मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। दूसरा मेथड बताने के लिए बाबू ना इस पूरे को हमें हटाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए आप इसके पहले जो मैंने वैल्यू लिखा था, एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए किस पर, एट थीटा पे हमें तीनों की वैल्यू लिखना है। ठीक है। तो फाई आर क्या होगा आपका, फाई एम साइन थीटा। ठीक है। और फिर हमको
फाई वाई की वैल्यू लिखना है फाई एम साइन थीटा माइनस 120, और फिर हमें फाई बी की वैल्यू लिखना है, क्या है, फाई एम साइन थीटा माइनस 240 डिग्री। ठीक है, तीनों वैल्यू तो आप जानते ही हैं, ऐसा ही होता है। अब हमें इनका क्या करना है, समेसन निकालना है फाई, यानी कि फाई आर प्लस फाई वाई प्लस फाई बी एट पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू पे हमें इन तीनों का समेसन निकाल के देखना है कि वास्तव में जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, फाई एम साइन थीटा प्लस फाई एम साइन थीटा माइनस 120 प्लस फाई एम साइन थीटा माइनस 240 डिग्री। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, फाई एम जो है कॉमन ले रहे हैं, तो मिलेगा क्या, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 120 प्लस साइन थीटा माइनस 240। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन सी प्लस साइन डी का रूल लगाते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। किसका रूल, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, हाई स्कूल में किताब उठा के देख लीजिए अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फाई एम क्या होगा, 2 साइन थीटा प्लस थीटा माइनस 120 बटे 2 इंटू कास क्या होगा, थीटा माइनस थीटा प्लस 120 बटे 2, क्योंकि जब बीच में हम माइनस लगाएंगे इन दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ठीक, और फिर प्लस जो है उसको मैंने वैसे लिख दिया थीटा माइनस 240। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, फाई एम, यहाँ पे थीटा और थीटा क्या हो गया, 2 थीटा होगा, भूल के कभी इसको इससे ना काट दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा, 2 कॉमन लीजिए, थीटा माइनस 60 हो जाएगा बटे क्या होगा, 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, का 60 होगा, तो फिर क्या हो गया, साइन थीटा माइनस 240 हो गया ना। तो अब देखिए आप, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, फाई 2 साइन थीटा माइनस 60, और का 60 का मान क्या होता है, 1/2, और फिर क्या है आपका साइन थीटा माइनस 240। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या आपका, फाई एम साइन सी प्लस साइन डी का रूल यहाँ फिर से अप्लाई होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू का सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए फाई एम, ठीक है, यहाँ पे थीटा और थीटा क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, 2 साइन 2 थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 एंगल हो जाएगा, इंटू कास, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। जब इसको हम करेंगे तो 180 बटे 2 होगा ना, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 होगा, 180 बटे 2 यानी कि कास 90। ठीक है ना, कास 90 मान होता क्या है, 0 होता है, इसलिए जब 0 का सम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, बड़ा वाला वैल्यू। ठीक है ना, इस प्रकार से आपने सेकेंड मेथड से भी देख लिया कि तीनों फेजों का समेसन क्या होता है, 0 होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों फेज का अगर समेसन निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 0 ही आना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने इसको भी वेरीफाई कर दिया। अब मेरा सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने आपको बताया कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि तीनों फेजों के फ्लक्स का जो परिणामी होता है, यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर इसका डायरेक्शन हमको एंटी क्लॉकवाइज करना हो तो हम कुछ नहीं करते हैं, 3 फेज है RYB, इसमें से कोई 2 फेज उठाएंगे, कोई 2 केवल, तीनों नहीं, केवल 2 फेज उठाएंगे और उनको इंटरकनेक्ट कर, मतलब उनका कनेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है ना,
कोई दो फेज उठा करके उनका कनेक्शन जब हम चेंज करेंगे देंगे तो पूरे सिस्टम में मशीन के अंदर ही करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी। जो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया उसी कॉन्सेप्ट से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, घूमने लगेगा। ठीक है, हमारी बातें आपको समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इस पर बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है और इस पर ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो मैं इस पूरे चैप्टर का सार मुख्य चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि इनका पूरा निचोड़ क्या है। आप इसमें सबसे पहले क्या आपको पूछना, क्या पूछता है, इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता ही देता हूँ। पहले चैप्टर में आपसे पूछेगा घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसका परिणामी निकालिए। ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन इसमें बनता ही है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसका परिणामी निकालिए। ठीक है, मतलब परिणामी निकालने का मतलब इसका रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट वैल्यू जो 1.55 हम नहीं निकाले हैं वही, बस यही एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है मैंने ये बता ही दिया। जब 3 फेज मशीन में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो 3 बाइंडिंग से 3 प्रकार के फ्लक्स फाई आर, फाई वाई, फाई बी जनरेट होते हैं। इन तीनों फ्लक्स का जो परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है, उसी को ही हम घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जो एक नियत स्पीड से स्पेस में रोटेट करता है। इस नियत स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। इतनी बातें तो सिंक्रो इसकी हो गई आपकी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इतनी बातें तो इसकी हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी परिणामी की कैलकुलेशन करिए। ठीक है ना, इसका परिणामी कैसे निकलता है, इसका कैलकुलेशन करनी, गणना करिए। तो फिर आपको वही बनाना है जो 0, 60, 120 पे जो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है वही कैलकुलेशन आपको करके 1 या 2 कंडीशन में दिखा देना है। बस यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निम्न में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी मान क्या होता है। ठीक है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड होती है, रोटेटिंग की स्पीड होती है, मतलब स्थिर होती है कि वेरिएबल होती है कि दोनों होती है कि समय अनुसार परिवर्तित होती है, ये भी पूछ देता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। इस प्रकार से इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं अभी पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है। जब मैं सेकंड चैप्टर या इंडक्शन मोटर स्टार्ट करूँगा तो इंडक्शन मोटर पढ़ाने के बाद इस पर पूरा बाकायदे ऑब्जेक्टिव में लिखूँगा, पूरा बाकायदे इस पर क्वेश्चन जो पूछता है बीटी यूपी में उसको मैं लिखूंगा। ठीक है, उसको नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, हर चैप्टर का नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, हमारी बातें आपको कहाँ तक समझ में आई ये तब हमको मालूम चलेगा जब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपसे हमें निवेदन है कि आप जो भी करें, आपको नहीं अच्छा लगता है तो ना पढ़ें, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया या कहाँ बातें ब्रॉड हो गई, जहाँ कहाँ आपकी आवश्यकता से अधिक मैंने बता दिया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सुधार कर सकूं। ओके, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।